जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरें आपको बताने वाले हैं, जहां सबसे पहले बताएंगे ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया को बताई भारत की ताकत। तो वहीं 5 साल बाद शी जिनपिंग से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री मोदी की, लेकिन वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति को रियलाइज करवा दिया कि उसने इन 5 सालों में कितनी बड़ी गलतियां की है। दोस्तों साथ ही बताएंगे क्यों मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से गदगद हुआ चीन का ग्लोबल टाइम्स, उल्टा कहने लगा कि भारत ही गलती सुधार रहा है। बताएंगे दोस्तों इस बड़बोले जिनपिंग के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स की कहानी। तो वही बताएंगे भारत चीन दोस्ती से इस देश का सबसे ज्यादा हुआ फायदा, मुंह देखता रह गया अमेरिका। बताएंगे किस देश का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है और किस फील्ड में हुआ है, किस कैटेगरी में हुआ है, लगे हाथों बताएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री के दावे से मच गया है हड़कंप, कह दिया रशिया पहुंच चुके हैं उत्तर कोरिया के सैनिक, हमारे पास है सबूत। दोस्तों बताएंगे क्या तीसरा विश्व युद्ध करवाएगी यूक्रेन की ये जंग। साथ ही साथ पाकिस्तान में दिवाली से पहले हिंदू और सिख परिवारों पर मेहरबान हुई शहबाज सरकार। बताएंगे दिवाली से पहले कौन सा ये बड़ा फैसला ले लिया है इन अल्पसंख्यकों को लेकर। दोस्तों एक से एक बड़ी खबरें बताने वाले हैं विस्तार से, हमेशा की तरह हम आपको खबर बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर विकास चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ब्रिक्स समिट 2024 खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उन्होंने वहां पर ब्रिक्स समिट के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसे प्रमुख वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक प्रयासों और वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक भागीदारी को जाहिर किया और इन सभी बैठकों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्रिक्स के मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बताई भारत की ताकत, आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर भी रख दी बात। जी हाँ, जिनपिंग और पुतिन सामने ही बैठे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनपिंग को इनडायरेक्टली अच्छे से लताड़ा है। जी हाँ, रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स के 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि मैं 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए राष्ट्रपति पुतिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार फिर मैं ब्रिक्स से जुड़े नए साथियों का हृदय से स्वागत करता हूँ। अपने नए रूप में ब्रिक्स दुनिया की 40% मानवता और लगभग 30% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स ने पिछले 2 दशकों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह संगठन वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी माध्यम बनकर उभरेगा। मैं न्यू डेवलपमेंट यानी कि नए विकास बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ को बधाई देता हूं। दोस्तों वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबके सामने क्लियरली जता दिया है कि आतंकवाद किसी भी रूप में क्यों न हो किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, इसीलिए आतंकवाद और टेरर फंडिंग पर ध्यान दिया जाए और इनके खात्मे की ओर बढ़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, ये तो रही पीएम नरेंद्र मोदी जी के आतंकवाद मुद्दे पर बातचीत, लेकिन दोस्तों आपको बता दें अगर पर्सनल मुद्दे की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल बाद जिनपिंग से मुलाकात की है। और आप सोच सकते हैं 5 साल बाद जब कोई नेता आपस में मिलते हैं तो बड़े बड़े मुद्दे उठाने से पहले 50 बार सोचते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाकई में दोस्तों ऐसे ही उनको मोदी जी नहीं कहा जाता और भारत की शान नहीं कहा जाता। उन्होंने जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक में सीधा बॉर्डर पर शांति होने जैसी बात कह दी दोस्तों, और कह दिया कि बॉर्डर पर शांति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी कि 2-2 कहते नजर आए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता ऐसे समय में हुई है जब 2 दिन पहले ही भारत और चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपनी सेनाओं द्वारा गश्त करने के समझौते पर सहमति जताई थी। 4 साल से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने की दिशा में इसे भारत की तरफ से बड़ी सफलता माना जा रहा है। ऐसे में अगर आप चाहे तो थैंक यू मोदी जी कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा। तो वहीं आपको बता दें आखिर प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से इतना गदगद क्यों हो गया चीन का ग्लोबल टाइम्स। भारत को लेकर कह दी उल्टी बात की भारत गलती सुधार रहा। दरअसल पूरी बात आपको बता दें, रशिया के कजान में हुए 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात हुई। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि इस मीटिंग का रणनीतिक महत्व है क्योंकि चीन और भारत संबंधों की बहाली दोनों देशों के हितों को तो पूरा करती है, साथ ही साथ बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को भी बनाती है। रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग ने एक दूसरे के विकास की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद का आग्रह किया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक फूटन यूनिवर्सिटी में दक्षिण एशियाई अध्ययन केंद्र के उप निदेशक लीन मिनवांग ने बुधवार को बताया कि बैठक से पता चलता है कि चीन और भारत अब संबंध सुधार की राह पर हैं। दोस्तों लीन मिनवांग ने दावा किया कि भारत ने पिछले 4 वर्षों में अमेरिका के समर्थन पाने की कोशिश में चीन से अलग होकर गलती की। उसने कहा कि भारतीय नीति निर्माताओं को अब ये समझ आ गया है और वो अब इस गलती को सुधार रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की नीति जिसका उद्देश्य चीन से अलग होना है उसे अमेरिका के नेतृत्व
वाले पश्चिमी देशों से मेड इन इंडिया और देश के आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण में उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। इससे साबित होता है कि भारत चीन से अलग होकर कोई फायदा नहीं पा सकता। ये भारत के विकास के लिए ही मुश्किल है। यहाँ तक कि दोस्तों भारत को सलाह तक दे दिया है इस ग्लोबल टाइम्स ने और कह दिया है कि अमेरिका बहुत ही अनिश्चित यानी अनसर्टेन और अविश्वसनीय यानी कि नॉन रिलायबल है। उसके मुताबिक अमेरिकी विदेश नीति में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के बाद यू टर्न देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक भारत को पहले कदम उठाकर जोखिमों को कम करना होगा। चीनी एक्सपर्ट का कहना है कि कई मुद्दों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारत को वो समर्थन नहीं दिया जिस कारण विश्वास कम हुआ है। कनाडा के साथ तनाव पर अमेरिका ने भारत का पक्ष नहीं लिया, तो फिर अमेरिका किस प्रकार से भारत के साथ है? तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की बयानबाजी की है। ग्लोबल टाइम्स ने भारत पर इल्जाम लगाया है, भारत पर ब्लेम लगातार दिखाई दे रहा है कि भारत पहले अमेरिका का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि अमेरिका का साथ मिलता ही वो चीन से अलग हो जाएगा, लेकिन अमेरिका ने साथ नहीं दिया तो अब भारत को चीन के साथ ही आना पड़ा और आगे से सलाह भी दे रहा है कि अमेरिका विश्वसनीय नहीं है तो उसके साथ ना ही रहो तो ज्यादा बेटर होगा। बहरहाल दोस्तों अब आपने देखा भारत और चीन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात, कितना गदगद हो गया है ये ग्लोबल टाइम्स। बहरहाल दोस्तों आपका जवाब तो बनता है ग्लोबल टाइम्स को लेकर जो भारत को चेतावनी के साथ साथ सलाह भी दे रहा है। साथ ही साथ बता दें रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के सैनिक, हमारे पास है सबूत। जी हाँ दोस्तों अमेरिकी रक्षा मंत्री के दावे से मच गया हड़कंप। क्या यूक्रेन की जंग कराएगी तीसरा विश्व युद्ध? बता दें अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि इस बात के हमारे पास सबूत है, प्रूफ है कि उत्तर कोरिया ने अपने सैनिक रशिया भेजे हैं। वहीं दूसरी ओर दक्षिण कोरिया के खुफिया प्रमुख ने सांसदों को बताया है कि उत्तर कोरिया के 3000 सैनिक रशिया में है जिन्हें यूक्रेन के युद्ध क्षेत्रों में तैनात किए जाने से पहले ड्रोन और अन्य उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट समाचार पत्र की ओर से पोस्ट किए गए एक वीडियो के अनुसार ऑस्टिन ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि वे वास्तव में क्या कर रहे हैं ये देखना बाकी है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें सुलझाने की आवश्यकता है। जी हाँ, दक्षिण कोरियाई खुफिया एजेंसी ने सबसे पहले ये रिपोर्ट सार्वजनिक की थी कि रशिया की नौसेना पिछले सप्ताह उत्तर कोरिया के 1500 विशेष सैनिकों को रशिया ले गई है, जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि उनकी सरकार के पास खुफिया जानकारी है कि 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों को रूसी सेना में शामिल करने के लिए तैयार किया जा रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान में दिवाली से पहले हिंदू और सिख परिवारों पर मेहरबान है शहबाज सरकार, कैश की मदद का कर दिया ऐलान। जी हाँ, पाकिस्तान में भी दिवाली को लेकर हिंदुओं में भारी उत्साह है। इसको देखते हुए पाकिस्तान के पंजाब प्रांत सरकार ने दिवाली और गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रत्येक सिख और हिंदू परिवारों को कैश की सहायता देने का ऐलान किया है। मरियम नवाज सरकार ने ऐलान किया है कि वो त्योहार कार्ड जारी करेंगी और इस योजना के तहत परिवारों को नकद राशि दी जाएगी। सरकार ने हर परिवार को 10,000 पाकिस्तानी रुपए देने का ऐलान किया है। कुछ 2200 परिवारों को ये राशि दी जाएगी। पाकिस्तान की पंजाब सरकार प्रांत में प्रत्येक सिख व हिंदू परिवार को एक त्योहार कार्ड जारी करेगी जिसके तहत गुरु नानक जयंती और दीपावली के मौके पर उन्हें 10,000 पाकिस्तानी रुपए दिए जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि गुरु नानक देव की 555वीं जयंती मनाने के लिए अगले महीने आने वाले विदेशी तीर्थ यात्रियों के वास्ते विशेष व्यवस्था की गई है। जी हाँ, पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बुधवार को पीटीआई भाषा को बताया कि मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे हमारे हिंदू और सिख भाइयों को त्योहार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करें। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने 2200 सिख और हिंदू परिवारों के लिए त्योहार कार्ड जारी करने की मंजूरी दी है। इस वर्ष से इन 2200 परिवारों को त्योहार कार्ड के तहत ये धनराशि प्रत्येक वर्ष दी जाएगी। जी हाँ, बहरहाल क्या लगता है दोस्तों आपको, आखिर ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया होगा पाकिस्तान के द्वारा, जहां अल्पसंख्यकों की हत्या कर दी जाती है, उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता। वैसे में इस प्रकार का फैसला लेना ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोई ना कोई नई चाल तो जरूर दिखाता है दोस्तों, या तो कुछ ना कुछ वो जरूर सोच करके ये फैसला ले रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर बता दे, बांग्लादेश में फिर मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने बंग भवन पर बोल दिया धावा, राष्ट्रपति और पुराने संविधान को हटाने की कर डाली मांग। जी हाँ, दरअसल बांग्लादेश में सच बोलकर घिरे राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस हटाने की कर रहे हैं उनकी तैयारी। शेख हसीना का लिया था इन्होंने पक्ष। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बुधवार को कहा कि वो राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के संबंध में फैसला करने के लिए सभी पक्षों से परामर्श कर रही है। वहीं शेख हसीना के इस्तीफे पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी को लेकर राष्ट्रपति शहाबुद्दीन को पद से हटाने की मांग के साथ विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर अधिकारियों ने राष्ट्रपति के आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन पर धावा बोलने की कोशिश की और शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की। शहाबुद्दीन ने पिछले सप्ताह बांग्ला दैनिक मनाब जमीन के साथ एक साक्षात्कार में कहा था कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि शेख हसीना ने अगस्त में छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों के बीच देश से चले जाने से पहले प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। डेली स्टार समाचार पत्र के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीफुल आलम के हवाले से कहा कि अंतरिम सरकार ने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को पद से हटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। तो वहीं मीडिया की खबरों के अनुसार अंतरिम कैबिनेट इस सप्ताह इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। बुधवार को जमुना स्थित राजकीय अतिथि गृह में मुख्य सलाहकार यूनुस और खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बैठक के बाद शफीकुल ने संवाददाताओं से कहा कि हम आपको इस मामले से संबंधित किसी भी घटनाक्रम की जानकारी देंगे। तो वहीं कल रात राष्ट्रपति भवन में घुसपैठ की कोशिश और पुलिस के साथ हिंसक झड़पों के बाद अधिकारियों ने आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और ये प्रदर्शनकारी ज्यादा उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, अमेरिका में भारतीयों को बहुत बड़ा तोहफा, इस राज्य ने दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी का कर दिया ऐलान। जी हां, अमेरिका में दिवाली पर भारतीयों को बड़ा तोहफा मिला है। यहाँ पहले राज्य ने दिवाली पर आधिकारिक छुट्टी का ऐलान करके भारतीय अमेरिकी नागरिकों को खुश कर दिया है। पेंसिल्वेनिया के गवर्नर जोश शापिरो ने सोमवार को एक कानून पर हस्ताक्षर किए जिससे दिवाली को पेंसिल्वेनिया में आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता मिली गई है। दोस्तों, गवर्नर शापिरो ने कहा कि इस बिल पर हस्ताक्षर करके हम दिवाली के महत्व को पहचानने के साथ साथ पेंसिल्वेनिया में एशियाई अमेरिकी समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योगदान का जश्न मना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वाकई में ये फैसला दिखा रहा है कि आज भारत का त्योहार पूरी दुनिया में खुशहाली के साथ एंजॉय किया जा रहा है और एंजॉय भी ऐसा कि दुनिया की सरकारों को इस त्योहार के लिए छुट्टी निर्धारित करनी पड़ रही है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी इस फैसले का समर्थन करते हैं तो सामने लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है तो दबा दीजिएगा और एडवांस में हैप्पी दिवाली जरूर कह दीजिएगा इस अधिकारी को। तो वहीं बता दें, ब्रिटिश मंत्री ने जमकर की भारत की तारीफ, कहा एआई और अंतरिक्ष विज्ञान में इंडिया से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जी हाँ, ब्रिटेन भारत से विशेष रूप से कृत्रिम मेधा यानी एआई और अंतरिक्ष विज्ञान के मामले में बहुत कुछ सीख सकता है। प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर के नेतृत्व वाली सरकार के एक मंत्री ने भारत की तारीफ करते हुए ये बात कही। सोमवार शाम को यहाँ लेबर इंडियन डायस्पोरा समूह द्वारा आयोजित दिवाली समारोह को संबोधित करते हुए ब्रिटेन की कार्मिक एवं पेंशन मंत्री लीज कैंडल ने जुलाई में होने वाले आम चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र किया जिसमें भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और मुक्त व्यापार समझौते बोले तो एफटीए के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। जी हाँ, कैंडल ने कह दिया है कि यह हमारे घोषणा पत्र का एक बहुत ही स्पष्ट हिस्सा था कि हम भारत के साथ एक नया रणनीतिक संबंध बनाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने दो महान देशों के बीच महत्वपूर्ण संबंधों को समझते हैं। साथ ही बता दें, तुर्की से आतंकी हमले की बहुत बड़ी खबर। आतंकी हमलों से दिल्ली तुर्की की राजधानी अंकारा कम से कम 4 की मौत और ज्यादा से ज्यादा 10 की मौत की खबर है। दोस्तों, हाई अलर्ट पर है तुर्की। बता दें, तुर्की की राजधानी अंकारा में आतंकी हमला हुआ है। बुधवार को आंतरिक मंत्री अली यरलिकाया ने बताया कि राजधानी अंकारा में तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी तुसाज के हेडक्वार्टर पर हुए भीषण विस्फोट और गोलीबारी में कम से कम 4 लोग मारे गए और 14 लोग घायल हो गए हैं और मैक्सिमम की बात करें तो 10 लोगों के मारे जाने की भी आशंका है। जवाब में 2 आतंकवादी भी मारे गए हैं। आतंकी हमला तब हुआ है जब तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन रूसी शहर काजान में है। हमले का अभी तक किसी ने दावा नहीं किया। सरकारी एजेंसी ने बताया है कि घटनास्थल पर एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं भेज दी गई हैं। जी हां, साथ ही आपको बता दें, जब ईरान को दहलाएंगे दुनिया देखेगी हमारी ताकत और तैयारी। जी हां, हमले से पहले इजराइल ने कहते हुए भरी है ये हुंकार। दोस्तों, ईरान के 1 अक्टूबर को किए गए भीषण हवाई हमले का इजराइल ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। इजराइल अभी खामोश है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो चुप रह जाएगा। इजराइल का इतिहास बताता है कि उसने हर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। कोई भी हमला खाली नहीं गया है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि किसी अन्य देश ने इजराइल पर हमला कर दिया हो और इजराइल ने उसका जवाब ना दिया हो। ऐसा इतिहास नहीं कहता है। इतिहास से सीख लेकर हम आपको बता रहे हैं, हमास के पिछले साल अक्टूबर महीने के 7 तारीख को किए गए अटैक और हिजबुल्लाह के इजरायली शहरों को दहलाने का इजराइल अब उसी की भाषा में जवाब दे रहा है। बुधवार को इजरायली रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने ईरान पर हमले से पहले वायुसेना के अड्डे पर पहुंचकर जवानों के सामने हुंकार भरते हुए कह दिया है कि ईरान पर जब हम हमले करेंगे तो दुनिया हमारी ट्रेनिंग और तैयारियों को समझ जाएगी। साथ ही साथ बता दें, इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने अल जजीरा के 6 पत्रकारों को हमास और इस्लामिक जिहाद का सपोर्टर बता दिया है। दोस्तों, अल जजीरा के 6 पत्रकारों की पहचान हमास और इस्लामिक जिहाद के आतंकवादी के रूप में किया गया है। आईडीएफ ने गाजा में मिली खुफिया जानकारी और कई दस्तावेजों का खुलासा किया जो गाजा में अल जजीरा के 6 पत्रकारों के हमास और इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठनों के साथ सैन्य संबंधितता की पुष्टि करते हुए हैं, जिसमें आतंकवादी ट्रेनिंग कोर्स की लिस्ट, फोन डायरेक्टरी और आतंकवादियों के वेतन दस्तावेज शामिल है। दोस्तों, साथ ही बता दें, क्या जामिया मिलिया इस्लामिया बन गया है दूसरा जिन्ना लैंड? दिवाली मनाने पर भड़के कट्टरपंथी रंगोली को पैरों तले रौंद दिया। जी हाँ, क्या दिल्ली का जामिया मिलिया इस्लामिया दूसरा जिन्ना लैंड बन गया है? क्या जामिया यूनिवर्सिटी में हिंदू त्योहारों के लिए कोई जगह नहीं बची है? क्या जामिया के हिंदू स्टूडेंट्स को अपने फेस्टिवल मनाने की इजाजत नहीं है? हम ये तमाम सवाल क्यों उठा
रहे हैं क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में मंगलवार शाम को कुछ ऐसा ही घटना देखने को मिला है जिसके चलते वहां पर तनाव भरा माहौल पसर गया है। दोस्तों, दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में ये पूरा बवाल बीती रात उस वक्त शुरू हुआ जब कैंपस में एबीवीपी के द्वारा दिवाली फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसी दौरान कुछ दूसरे धर्म के छात्र पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। दिवाली कार्यक्रम में अल्लाह अकबर और फलस्तीन जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। आरोप है कि हंगामा करने वाले बाहरी छात्र थे और उन्होंने दीयों और रंगोली को पैर से बिगाड़ दिया, जिससे हिंदू छात्रों का गुस्सा भड़क गया। इस दौरान हंगामा और मजहबी नारेबाजी भी की गई। दोस्तों, जामिया यूनिवर्सिटी में हिंदुओं से दुर्व्यवहार का सिलसिला यही नहीं थमा। रात को दिवाली फेस्टिवल पर फसाद हुआ तो आज सुबह यानी कि कल सुबह वाल्मीकि पूजा पर बैन लगा दिया गया। यूनिवर्सिटी के दलित समाज की तरफ से हर साल आयोजित होने वाली वाल्मीकि पूजा पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अचानक रोक लगा दी और महर्षि वाल्मीकि की मूर्ति सहित पूजा करने वाले कर्मचारियों को गेट से अंदर दाखिल नहीं होने दिया। दोस्तों, ये सब कुछ तब हुआ जबकि वाल्मीकि पूजा के लिए लोकल थाने से परमिशन ली जा चुकी थी और तो और आयोजन की फीस जमा कर रसीद भी ले ली गई थी। आरोप है कि ये आयोजन पिछले 6 साल से लगातार जारी था, मगर जामिया में दिन ब दिन हिंदुओं के साथ भेदभाव बढ़ता जा रहा है। महज 10 घंटे के भीतर जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में हुई 2 ऐसी घटनाओं से हिंदू छात्रों और कर्मचारियों में काफी आक्रोश है। ये सवाल फिर बड़ा हो गया है कि क्या जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी जिन्ना लैंड की राह पर चल पड़ा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने इस रोष पर कार्रवाई की मांग की है, इस दुर्व्यवहार पर कार्रवाई की मांग कर दी है। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में हिंदू अल्पसंख्यक है, स्थिति भयावह है। आप भविष्य की कल्पना कर सकते हैं। दिवाली कार्यक्रम में दीपक और रंगोली खराब करने की घटना पर हिंदू धर्म गुरुओं ने भी आपत्ति जताई है। दोस्तों, ऐसे में आपकी राय क्या होने वाली है बताइएगा जरूर। जहां पर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में मौजूद है और उस यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक हिंदू हैं और इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना ये दर्शाता है कि भविष्य में आने वाले समय में दिन और खराब ही रहने वाले। ऐसे में अगर समय रहते बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती है। दोस्तों, इस पर आपकी राय तो बनती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर आपकी राय बनती है और एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चलते हैं अगली खबर की ओर, जहां सऊदी अरब से गिफ्ट में मिले ज्वेलरी सेट पड़ गए भारी। 2 साल से जेल में बंद इमरान खान की बीवी को अब जाकर मिली है जमानत। दोस्तों, जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान कब सलाखों से बाहर निकलेंगे ये किसी को स्पष्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उनकी पत्नी बुशरा बीवी को आवश्यकता भरी राहत दे दी है। अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना मामले में बुशरा बीवी को जमानत दे दी है। बुशरा बीवी और इमरान खान पिछले 2 साल से जेल में बंद है। ऐसे में स्पष्ट नहीं है कि बुशरा की हाउस अरेस्ट खत्म कर दी जाएगी या वे अन्य मुकदमों में अभी जेल में ही रहेंगी। साथ ही साथ बता दें, बहुत बड़ी खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति चुनाव में 2 दिग्गज अरबपति भी आमने सामने आ गए हैं। दोस्तों, हैरिस का बिल गेट्स ने सपोर्ट किया तो मस्क कर रहे हैं ट्रंप का समर्थन। बता दें, अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है। अब तक ये राष्ट्रपति चुनाव एक राजनीतिक इलेक्शन माना जा रहा था दोस्तों, लेकिन अब एक बिजनेसमैन की लड़ाई निकल पड़ी है। दोस्तों, 2 बिजनेसमैन भी लड़ते दिखाई दे रहे हैं। बता दें, अमेरिका में अगले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। अंतिम दिनों में 2 अरबपतियों की एंट्री होने से चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है। यह जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को दिग्गज अरबपति एलन मस्क समर्थन कर रहे हैं तो वहीं अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ जेमी डिमन ने कमला हैरिस को अपना समर्थन और वित्तीय ताकत दी है। एक बयान में बिल गेट्स ने हैरिस का समर्थन करने और ट्रंप का मुकाबला करने के अपने फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि मेरे पास राजनीतिक स्पेक्ट्रम के नेताओं के साथ काम करने का एक लंबा इतिहास है, लेकिन यह चुनाव अलग है जिसका अमेरिकियों और दुनिया के सबसे कमजोर लोगों के लिए असाधारण महत्व है। आपको बता दें, बिल गेट्स ने फ्यूचर फॉरवर्ड यूएस एक्शन में $50 मिलियन का दान किया है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है और कमला हैरिस के राष्ट्रपति अभियान का समर्थन कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि बिल गेट्स या फिर एलोन मस्क कौन जीतेगा ये चुनाव, तो हमारा ये सवाल गलत नहीं होगा दोस्तों, लेकिन आपसे हम सही जवाब चाहते हैं, बताना मत भूलिएगा। ये सवाल हम आपसे पूछे कि कमला हैरिस जीतेगी या फिर डोनाल्ड ट्रंप, इससे बेटर ये है कि बिल गेट्स या फिर एलोन मस्क। दोस्तों, आपकी राय और आपका जवाब तो बनता है, हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर खबर, 85 सीटों पर लड़ेंगे एमवीए के तीनों दल। सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी इतनी सीटें। जी हां, महाराष्ट्र चुनाव में कुछ ही समय बचा है और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने लगी है। इस बीच राज्य में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। इसके मद्देनजर कांग्रेस, एनसीपी यानी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि कुछ सीटों पर बंटवारे पर विचार विमर्श अभी भी जारी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यूबीटी शिवसेना के सांसद संजय रावत ने कहा कि 20 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए कुल
288 सीटों में से 270 पर सहमति बन गई है। रावत ने कहा कि हम समाजवादी पार्टी, पीडब्ल्यूपी, सीपीआई और आम आदमी पार्टी को भी गठबंधन में शामिल करेंगे। साथ ही बता दें, भाजपा सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र, टीएमसी के कल्याण बनर्जी को निलंबित करने की कर डाली मांग। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के 3 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है और तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने और उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है। इन सांसदों ने बनर्जी पर वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के दौरान अभूतपूर्व हिंसा का आरोप लगाया है। तो वहीं बता दें, आखिर कितनी संपत्ति की मालिक है प्रियंका गांधी? चुनाव से पहले हुआ खुलासा, 8 लाख की कार, 59 किलो चांदी और भी पूरी बात आपको बता दें। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के वायनाड से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इस महत्वपूर्ण मौके पर उनके साथ परिवार के सदस्य और कांग्रेस के शीर्ष नेता मौजूद थे। नामांकन के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ उनकी मां सोनिया गांधी, भाई राहुल गांधी और कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा और उनका बेटा भी इस अवसर पर साथ थे। चुनावी हलफनामे में प्रियंका गांधी ने अपनी वित्तीय स्थिति का खुलासा किया है। वित्त वर्ष 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार प्रियंका गांधी के पास कुल 46 लाख रुपए की संपत्ति है, जबकि उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। दोस्तों कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमने जो आपको प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के कुल संपत्ति की बात बताई है, आंकड़ा बताया है, आपको क्या लगता है दोस्तों? आप समझ चुके होंगे मेरा सवाल क्या है। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर बता दें, इंडी गठबंधन का बहुत बड़ा फैसला, सपा के साइकिल सिंबल से सभी 9 सीटों पर लड़ा जाएगा चुनाव। जी हां, उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन ने एक बड़ा फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक सभी 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल से ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है, बात सीट की नहीं जीत की है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। साथ ही बता दें, दिवाली से पहले सोने की कीमत में भारी उछाल, चांदी के भी बढ़ गए भाव। जी हां, त्योहार के सीजन की शुरुआत के साथ ही भारत में सोने की कीमत में उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला है। ये वृद्धि मुख्य रूप से बढ़ती घरेलू मांग और वैश्विक आर्थिक कारकों के कारण है। पारंपरिक रूप से त्योहारी अवधि में भारत में सोने की खरीदारी में तेजी देखी जाती है, क्योंकि इस दौरान सोना खरीदना शुभ माना जाता है। आज भारत में सोने की कीमत 22 कैरेट सोने की बात करें तो 7,340 प्रति ग्राम और 24 कैरेट सोने के लिए 8,007 प्रति ग्राम है। भारत में आज चांदी की कीमत 102.10 प्रति ग्राम है। और बाकी जानकारी स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे हैं। साथ ही ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, लेकिन वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से